हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अजय पवार। तो हम कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर 2 जो है इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। तो प्रीवियस वाले चैप्टर ने हमने इंडिया की जो स्टेट है उसके बारे में डिस्कस किया कि जो अलग अलग सेक्टर्स थे उसमें क्या क्या हो रहा था और जो पॉपुलेशन है उसमें क्या क्या हो रहा था। बाकी सब चीज़ें हमने प्रीवियस वाले चैप्टर में डिस्कस किया है। इस वाले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि जब इंडिया इंडिपेंडेंस हो गया था तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या क्या पॉलिसीज अडॉप्ट की इन कुछ सालों में 1950 टू 1990s। 40 सालों में इंडिया ने क्या क्या जो पॉलिसीज है वो अडॉप्ट की, उन सभी पॉलिसीज के बारे में हम इस वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि जो इंडिया वो फ्री हो गई थी, अब वो जो अपनी डेस्टिनी थी वो उसकी खुद की मास्टर हो गई थी। तो जो इंडियन गवर्नमेंट थी उन्होंने सोचा हम ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम अडॉप्ट करें जो इंडिया के वेलफेयर के लिए काम करे। तो हमारे जो पहले प्राइम मिनिस्टर है पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने सोचा कि हम सोशलिस्ट काइंड ऑफ जो मार्केट है उसको अडॉप्ट करें जिसमें जो सारे प्रोडक्शन एरियाज है वो सारे गवर्नमेंट के होते हैं और वो जो पीपल उसकी वेलफेयर के लिए ज़्यादातर काम करती है। पर फिर उन्होंने सोचा कि जो फिर अगर हम ज़्यादातर उनके वेलफेयर के लिए काम करें तो हमारी जीडीपी ग्रोथ नहीं होगी। तो कुछ और जो लीडर्स थे उन्होंने सोचा कि हम कैपिटल काइंड ऑफ मार्केट को अडॉप्ट करना चाहिए, उसमें क्या होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए ज़्यादातर काम होता है। तो नेहरू जी ने और सारे जो इंपॉर्टेंट लीडर्स थे उन्होंने क्या सोचा कि हम इन दोनों का एक मिक्स क्रिएट करते हैं जिसमें जो कैपिटल मार्केट है उसका भी एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे और सोशलिस्ट मार्केट उसका भी एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। तो उन्होंने क्या सोचा कि हम मिक्स्ड मार्केट को अडॉप्ट करते हैं जिसमें क्या होगा कि जो कैपिटलिस्ट मार्केट है उसमें जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन उसका मेन गोल होता है वो भी मिक्स में आ जाएगा और जो सोशलिस्ट मार्केट है उसका जो मेन गोल होता है यानी कि वेलफेयर, तो इन दोनों को मिला के हम एक मिक्स्ड मार्केट को क्रिएट करते हैं जो कि इंडिया की डेमोक्रेसी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम एक बार इसके जो सोशलिस्ट मार्केट है उसका मीनिंग देख लेते हैं क्या होता है। तो सोशलिस्ट मार्केट वो मार्केट होती है जिसमें जो भी मीन्स ऑफ ओनरशिप होती है प्रोडक्शन की वो सारी गवर्नमेंट के हाथ में होती है और उसका मेन मोटिव क्या आता है सोशल वेलफेयर। कैपिटल मार्केट क्या होती है, उसका मेन मोटिव होता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना और सारे भी जो प्रोडक्शन एरियाज होते हैं वो प्राइवेट लोगों के हाथ में होते हैं। और मिक्स्ड मार्केट में क्या होता है, ये कैपिटल मार्केट और सोशलिस्ट मार्केट जॉइन हैंड्स टुगेदर टू मेक द इकोनॉमी मोर परफेक्ट। तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पे लाइन पे। इन 1950 द प्लानिंग कमीशन वाज सेट अप विद द प्राइम मिनिस्टर एज इट्स चेयरपर्सन। तो क्या हुआ 1950 में जो इंडिया की ग्रोथ है उसको डेवलप करने के लिए, इंडिया की ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए प्लानिंग कमीशन को सेटअप किया गया जिसका चेयरपर्सन कौन थे, जिसके लीडर कौन थे, प्राइम मिनिस्टर्स। अब प्लानिंग कमीशन क्या करता था कि वो 5 ईयर्स प्लान और 1 ईयर प्लान ये सारे बनाता था ताकि जो इंडिया की ग्रोथ है उसको एक्सेलरेट किया जा सके। अब ये अबॉलिश हो चुका है, बस आ गया नीति आयोग जो 2015 से अब नीति आयोग आ गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्लानिंग कमीशन को किससे रिप्लेस कर दिया गया तो वो नीति आयोग। अब हम देखेंगे आज का हमारा मेन टॉपिक जो है गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। अब जो प्लानिंग कमीशन 5 ईयर गोल्स बनाता था उसका मेन गोल क्या होता था, वो वाला जो टॉपिक है इस वाले चैप्टर में, इस वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। द प्लान शुड द प्लान शुड हैव सम क्लियरली स्पेसिफाइड गोल्स। जो प्लान्स होते हैं उसके कुछ अलग अलग गोल्स, कुछ स्पेसिफाइड गोल्स होने चाहिए। जैसे कि 5 ईयर प्लान है, अब हमने प्लान तो बना लिया, उसके अंदर हमें कौन कौन से गोल्स को अचीव करना है वो हमें अच्छी तरह से बताना होगा। द गोल्स ऑफ द 5 ईयर प्लान वर, तो जो मेन 5 ईयर प्लान के गोल होते थे वो 4 होते थे जो है ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और इक्विटी। इन चारों के बारे में हम डिटेल डिस्क्रिप्शन इस वाले वीडियो में करेंगे और ये वाले जो 4 गोल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीधा पूछे जाते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कि इनमें से कोई एक गोल को डिफाइन करो। तो आगे देखते क्या है। दिस डज नॉट मीन दैट ऑल द प्लान्स हैव गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस टू ऑल दीज गोल्स। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हर 5 ईयर प्लान में ये चारों जो गोल है वो इंक्लूडेड हो। कुछ में ग्रोथ मॉडर्नाइजेशन हो सकता है, कुछ में कुछ हो सकता है, कुछ में चारों भी हो सकता है, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है। ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज अ चॉइस हैज बीन मेड इन ईच प्लान। तो हमारे पास क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज है पर जो यूज है वो अनलिमिटेड है। उसकी वजह से क्या होगा, हमें एक परफेक्ट प्लान के लिए परफेक्ट गोल को चूज करना होगा। विच ऑफ द गोल इज गिवन प्राइमरी इंपॉर्टेंस, तो हमें ये देखना होगा किस जो गोल है उसको प्राइमरी इंपॉर्टेंस देनी होगी। Nevertheless, the planners have to ensure that as far as possible, the policies of the plan do not contradict these 4 goals। अब जो प्लानर्स होते हैं उसको ऐसी पॉलिसीज बनानी होगी, ऐसी प्लान्स में जो पॉलिसीज बनानी होगी जो इन 4 गोल्स को कॉन्ट्राडिक्ट ना करें। लेट अस डिस्कस दीज 4 प्लान्स। अब हम इन चारों प्लान्स को डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं
increase in the country's capacity to produce the output of goods and services within the country। अब ग्रोथ का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दी गई है, इट रेफर टू द इंक्रीज इन द कंट्रीज कैपेसिटी। अब ग्रोथ का मतलब क्या है, जो एक कंट्री की कोई भी कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करना। किस चीज में इंक्रीज करना, जो वो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रही है उसको इंक्रीज करना ग्रोथ कहलाता है। It implies neither a large stock of productive capital or a larger stock of supportive service like transportation, banking। अब ये क्या है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव कैपिटल है उसको ज्यादा से ज्यादा स्टॉक कर ले, या फिर जो हमारा सपोर्टिंग सिस्टम है या फिर ट्रांसपोर्टिंग या बैंकिंग सिस्टम उसको ज्यादा से ज्यादा लार्ज साइज में उसको बढ़ावा दे, और एन इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल और सर्विस। और कुछ भी इंक्रीज कर लेना एफिशिएंसी में ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल या फिर सर्विसेज में। A good indicator of economic growth in the language of economies is still increase in the gross domestic product। अब यहाँ पे बता गया कि जो एक कंट्री की ग्रोथ तभी होगी जब उसकी ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंक्रीज होगी। ऐसा नहीं है कि हम कैपिटल में अगर इंक्रीज करेंगे या फिर प्रोडक्शन एरिया में या फिर सपोर्टिंग सर्विस में इंक्रीज करेंगे तो हमारी ग्रोथ हो जाएगी। नहीं, ग्रोथ हमारी कब होगी, जब हम जीडीपी में इंक्रीज करेंगे। द जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। अब जीडीपी का मतलब क्या है, जीडीपी का मतलब है उन सभी गुड्स की मार्केट वैल्यू जो प्रोड्यूस हो रही है एक कंट्री में ड्यूरिंग अ ईयर। अब क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा जीडीपी होगी तो मतलब गुड्स है वो ज्यादा से ज्यादा पुअर सेक्शन तक पहुंचेंगे, और अगर जो पुअर सेक्शन उसका वेलफेयर तभी होगा जब जो ज्यादा से ज्यादा गुड है उन तक पहुंचेंगे। इसलिए जीडीपी में इंक्रीज होना इंपॉर्टेंट है। You can think of a GDP as a cake, growth in increase in the size of cake। आप जीडीपी को केक की तरह ले सकते हैं, और ग्रोथ का मतलब क्या है, केक की जो साइज है उसमें इंक्रीज होना। अगर ज्यादा केक होगा तो उसको ज्यादा लोग एंजॉय करेंगे, अगर ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज होंगी तो उसको ज्यादा पुअर लोग भी एंजॉय करेंगे और रिच लोग भी एंजॉय करेंगे। द जीडीपी ऑफ अ कंट्री इज ड्राइव्ड फ्रॉम द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। जो जीडीपी है वो ड्राइव की जाती है अलग अलग सेक्टर से, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर। द कंट्रीब्यूशन मेड बाय ईच ऑफ दीज सेक्टर मेक अप द सेक्टोरल कॉम्पोजिशन। अब ये सारे सेक्टर्स जो भी कंट्रीब्यूशन करते हैं उन सभी को इकट्ठा करके हम बोल सकते हैं सेक्टोरल कॉम्पोजिशन। इन सम कंट्रीज ग्रोथ इन एग्रीकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूट्स टू मोर टू द जीडीपी। कुछ कंट्रीज में जो एग्रीकल्चर है वो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है जीडीपी में, वाइल कुछ अलग कंट्रीज में जो सर्विस सेक्टर है वो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ग्रोथ हमारे यहाँ पे खत्म हो गया है। अब है मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या होता है, टू इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज द प्रोड्यूसर हैड टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी। गुड्स और सर्विसेज को इंक्रीज करना है तो हमें क्या करना होगा, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करनी होगी। अब जो पुरानी टेक्नोलॉजी है मान लो वो 8 आवर्स में 20 यूनिट ऑफ गुड प्रोड्यूस करती है, अब नई टेक्नोलॉजी क्या करेगी, 8 आवर्स में वो 30 यूनिट ऑफ गुड्स जो है प्रोड्यूस करेगी। तो इसलिए अगर हमने गुड्स और सर्विसेज में जो प्रोडक्शन उसको इंक्रीज करना है तो हमें नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल अ फार्मर कैन इंक्रीज द आउटपुट ऑफ द फार्म बाय यूजिंग न्यू सीड्स। अगर कोई भी फार्मर को अपने आउटपुट में फार्म की उसको इंक्रीज करना है तो उसके नई सीड्स जैसे HYV सीड्स है, अलग अलग वैरायटी की सीड है, उसको यूज करना होगा इंस्टेड ऑफ ओल्ड वन जो पहले यूज कर रहा था। सिमिलरली अ फैक्ट्री कैन इंक्रीज आउटपुट बाय यूजिंग अ न्यू टाइप ऑफ मशीन। ऐसा ही जैसे इसमें बोला गया कि अगर कोई फैक्ट्री को अगर अपना आउटपुट इंक्रीज करना है तो उसे नई टाइप ऑफ मशीन यूज करनी होगी जिसकी जो प्रोडक्टिविटी है, जो एफिशिएंसी है वो ज्यादा हो। अडोप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन। तो हमें यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन की डेफिनेशन दी गई है कि अगर हम कोई भी नई टेक्नोलॉजी को अडोप्ट करते हैं तो उसे मॉडर्नाइजेशन कहते हैं। However, modernization does not refer only to the use of new technology। अब यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये नहीं है सिर्फ हम न्यू टेक्नोलॉजी को यूज करें, बल्कि हमें जो चेंज करना होगा कोई भी सोशल आउटलुक में, सच एज रिकॉग्निशन दैट वुमेन शुड हैव द सेम राइट एज मैन। अब सोशल आउटलुक में कैसे चेंज करना होगा कि हमें वुमेन को भी ऐसे ही रिकॉग्नाइज करना होगा जैसे कि हम मैन को रिकॉग्नाइज करते हैं। जैसे मैन के लिए जो राइट्स है वही सेम राइट्स वुमेन के लिए होने चाहिए, तभी हमारी मॉडर्नाइजेशन होगी। इन अ ट्रेडिशनल सोसाइटी वुमेन्स आर सपोर्टेड टू रिमेन एट होम वाइल मैन वर्क। अब ट्रेडिशनल सोसाइटी में क्या होता है कि वुमेन्स है उनको घर रहना पड़ता है और जो मैन है वो बाहर जाकर काम करते हैं। मॉडर्न सोसाइटी क्या करेगी, जो वुमेन्स है उनका जो टैलेंट है उसको यूज करेगी, जैसे कि बैंक्स में, फैक्ट्रीज में, स्कूल्स में। अब इसमें क्या होगा कि जो वुमेन्स है वो ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगी तो उनका जो आउटलुक है वो भी चेंज होगा और वो और ज्यादा प्रोडक्शन में इंक्रीज होगा। नेक्स्ट हमारा गोल है सेल्फ रिलायंस। अ नेशन कैन प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन बाय यूजिंग इट्स ओन रिसोर्सेज और बाय यूजिंग रिसोर्सेज इंपोर्टेड फ्रॉम अदर नेशन। अब सेल्फ रिलायंस का क्या मतलब है कि कोई भी नेशन है
वो अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकता है या फिर मॉडर्नाइजेशन कर सकता है, चाहे तो अपने रिसोर्सेज खुद के कंट्री के रिसोर्सेज को यूज करके या फिर कोई भी और रिसोर्सेज है जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं दूसरे नेशन से। द फर्स्ट 7 5 year प्लान्स गिव इंपॉर्टेंस टू सेल्फ रिलायंस। अब जो पहले 7 5 year प्लान्स थे वो किससे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे? सेल्फ रिलायंस थे। सेल्फ रिलायंस से मतलब क्या होता है कि अपने ऊपर ज्यादा रिलायंस होना, किसी दूसरों के ऊपर जो निर्भर है वो ना रहना, विच मीन्स अवॉइडिंग इम्पोर्ट ऑफ दीज गुड्स विच कुड बी प्रोड्यूस इन इंडिया इटसेल्फ। इसका मतलब क्या है? अगर हम कोई भी गुड है वो इंडिया में प्रोड्यूस कर सकते हैं तो हम उसको बाहर से मंगाना छोड़ के जो इंडिया में है वहां पे प्रोड्यूस करने लगे। दिस पॉलिसी वाज कंट्रीब्यूटेड अ नेसेसिटी इन ऑर्डर टू रिड्यूस आवर डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कंट्री। तो इस पॉलिसी का मेन मोटिव क्या था कि जो कोई भी फॉरेन कंट्री है उसके ऊपर अगर हम कुछ भी चीज के ऊपर डिपेंड करते हैं तो उसको रिड्यूस कर देना, स्पेशली इन फूड। तो हमें पता है कि जो इंडिया है वो यूएसए के ऊपर डिपेंड करती थी सिर्फ फूड के लिए। फूड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आइटम है, पर उसके लिए भी जो इंडिया है वो यूएसए के ऊपर डिपेंड करती थी। इट इज अंडरस्टैंडेबल दैट पीपल हु वर रिसेंटली फ्रीड फ्रॉम फॉरेन डोमिनेशन शुड गिव इंपॉर्टेंस टू सेल्फ रिलायंस। तो ये अंडरस्टैंडेबल है, अंडरस्टूडेबल है कि अगर कोई भी लोग, किसी भी कंट्री के लोग अगर कोई भी फॉरेन डोमिनेशन से अभी अभी आजाद हुए हैं तो उसको सेल्फ रिलायंस को जो इंपॉर्टेंस है वो देनी होगी। It was feared that dependence on imported food supplies, foreign technology and foreign capital make, तो उससे क्या होगा, जो जिस कंट्री के ऊपर फॉरेन डोमिनेशन हुआ है तो वो डरते अगर हम बाहर से फूड को इंपोर्ट कर देंगे या फिर फॉरेन टेक्नोलॉजी को बाहर से इंपोर्ट करेंगे या फिर फॉरेन कैपिटल को इंडिया में ले आएंगे तो क्या पता वो हमारे ऊपर दोबारा से हमारी पॉलिसीज है उसमें दोबारा से इंटरफेयर करने लगे। तो ये वाला पॉइंट था सेल्फ रिलायंस का। अब लास्ट वाला पॉइंट है वो है इक्विटी। Now, growth, modernization, and self-reliance by themselves may not improve the kind of life which people are living. अब growth, modernization और self-reliance ये तीन चीजें अकेले जो है वो कोई भी people की life को improve नहीं कर सकती। A country can have high growth, the most modern technology developing in the country itself. अब एक country के पास क्या क्या हो सकता है, उसकी growth है वो high हो सकती है। So it is important to ensure that the benefit of economic prosperity reaches the poor section as well as of being enjoyed only by the rich. अब इससे क्या होगा, हमें ये भी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ का जो बेनिफिट है वो पुअर सेक्शन को भी मिले और उतना ही मिले जितना कि रिच उसको एंजॉय कर रहे हैं। So in addition to the growth, modernization and self reliance, equity is also important. तो इसके बाद अगर हम इसमें कहें तो ग्रोथ और मॉडर्नाइजेशन और सेल्फ रिलायंस के साथ साथ इक्विटी भी इंपॉर्टेंट है। एवरी Indian should be able to meet his or her basic needs such as food, a decent house, education and healthcare, and inequality in the distribution of wealth should be reduced. अब हर इंडियन है, कोई भी इंडियन है उसको अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट को मीट करना चाहिए, जैसे कि फूड, कोई भी एक डिसेंट हाउस होना चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, वेल्थ में जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें जो इनइक्वालिटी है उसको रिड्यूस करना चाहिए। अब ये वाला पॉइंट था इक्विटी। इक्विटी वाला पॉइंट हमें क्या कहता है कि हमें जो हमारे पास जो भी कोई भी वेल्थ है या फिर कोई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है उसको हमें ऐसे करना चाहिए कि वो इनइक्वल ना हो, वो सब में इक्वल बटे, पुअर सेक्शन को भी उतना ही मिले जितना कि रिच को मिलता है। ये वाला पॉइंट कहता है हमें इक्विटी। तो आज की हमारी वीडियो यहीं पे खत्म होती है। आपके लिए आपको सब कुछ समझ में आया होगा। नेक्स्ट वाले टॉपिक में हम कवर करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर को, मतलब 1950 टू 1990 के बीच में एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या चेंजेस आए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगी हो तो वीडियो को लाइक कर, और भी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पिन अप कर सकते हैं। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।